हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, परीक्षा बहुत पास में है। आज ला दिया हूँ बहुत ज़बरदस्त जो है टॉपिक, है ना, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। और यहाँ से तो एक प्रश्न एकदम फिक्स हो जाता है, एकदम फिक्स हो जाता है। एक से दो प्रश्न जो इस टॉपिक से फिक्स रहते हैं दोस्तों, हर परीक्षा में, चाहे परीक्षा कोई भी हो। पीसीएस के लिए तो फेवरेट है ही, आरओ के लिए फेवरेट है ही। इसके अलावा चाहे सुपर टेट हो, पुलिस हो, एसएससी, रेलवे, बैंक हो, किसी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, छोटी सी क्लास है, बिल्कुल छोटी सी क्लास, लेकिन नंबर के लिए एकदम परफेक्ट क्लास है दोस्तों। इसको समझ लीजिएगा एक बार, बहुत अच्छा समझिएगा, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। देखिए बताता हूँ आप लोगों को कैसे क्या सिस्टम चलता है। देखिए, जो हमारा शरीर है ना, ये हमारा शरीर है। शरीर के विभिन्न भाग होते हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक। और हमारे शरीर में क्या होता है, मानव शरीर में रक्त प्रवाह का आरेखीय निरूपण दिखाया गया है कि मतलब किस प्रकार से रक्त शुरू होता है, कहाँ से कहाँ तक जाता है, कैसे क्षमता है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले मानव शरीर से रक्त कहाँ पहुँचता है, शरीर से होते हुए रक्त कहाँ पहुँचता है, उच्च एवं निम्न महाशिराओं में पहुँचता है। उच्च एवं निम्न महाशिराओं से होकर रक्त कहाँ पहुँचता है दोस्तों, दायां आलिंद में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है, दायां आलिंद में पहुँचता है दोस्तों। राइट ऑरिकल बोलते हैं इसको, राइट ऑरिकल बोलते हैं। दायां आलिंद पहुँचता है ब्लड हमारा सबसे पहले। और किसे पहुँचता है, निम्न एवं मतलब कि उच्च महाशिरा, उच्च एवं निम्न महाशिरा। एग्जाम पूछता है कि किसके द्वारा जो है हमारे शरीर से ब्लड दायां आलिंद में पहुँच जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, उच्च एवं निम्न महाशिराओं के माध्यम से क्या करता है, हमारा शरीर से ब्लड दाहिना आलिंद में पहुँच जाता है, ठीक। फिर क्या होता है, अब इनके बीच में एक कपाट लगे होते हैं, मतलब एक दरवाज़ा बंद होता है। क्या नाम इसका है, त्रिवलनी कपाट, है ना। ट्रिकस्पिड वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, यानी त्रिवलनी कपाट होता है दायां आलिंद और बायां आलिंद के बीच में दोस्तों। जब दायां आलिंद में पहुंच जाता है ब्लड हमारा, फिर क्या करता है, इस कपाट के ऊपर क्या करता है, प्रेशर करता है, ठीक है। जब कपाट के ऊपर प्रेशर करता है दोस्तों, क्या करता है, कपाट खुल जाता है और यहाँ से ब्लड कहाँ पहुँचता है, सीधे यहाँ से निकलता है ब्लड, फिर सीधे पहुँच जाता है दाहिना नीले में पहुँचता है दोस्तों। कहाँ पहुँचता है, दाहिना नीले में। इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, मतलब राइट ऑरिकल से कहाँ पहुँचता है, राइट वेंट्रिकल में पहुँचता है दोस्तों ब्लड, ठीक है। और फिर जब यहाँ पहुँच जाता है तो यहाँ से फिर अब यहाँ से जब पंप करता है इसको तेज़ी से, तो कहाँ पहुँचता है, ये पहुँचता है फुफ्फुसी धमनी में। क्या नाम है, फुफ्फुसी धमनी में पहुँचता है दोस्तों। फुफ्फुसी धमनी में पहुँच जाता है, पल्मोनरी धमनी कहते हैं इसको, ठीक है ना। और ये ब्लड कैसा है, फुफ्फुसी धमनी एक ऐसी धमनी होती है दोस्तों जिसमें जो रक्त होता है ना, वो अशुद्ध रक्त बहता है। धमनियों में उसे शुद्ध रक्त बहता है, सारी धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। केवल एक धमनी ऐसी है जो अपवाद है, वो कौन सी है, फुफ्फुसी धमनी। चूँकि यह ब्लड जो शरीर से जा रहा है ना, अब ये शुद्ध नहीं हुआ है। पहले पंप किया उच्च एवं निम्न महाशिरा से, दाहिना आलिंद पहुंचा, फिर यहाँ से ट्रिपलनी कपाट के द्वारा मतलब थोड़ा सा मतलब कि फोर्स मारा इसने, तो क्या पहुंच गए, ये पहुंच गया दाहिना नीले में आ गया हमारा ब्लड पहले। लेकिन ये ब्लड शुद्ध नहीं है, कैसा है, अशुद्ध है। याद रखिएगा ये बात, कैसा ब्लड है, अशुद्ध रक्त जा रहा है शरीर से, अभी शुद्ध नहीं हुआ है। और यहाँ से जब दाहिना जो नीले है, यहाँ से फुफ्फुसी धमनी द्वारा पहुँचता है, कहाँ पे, फेफड़ा में पहुँचता है दोस्तों, लंग्स में पहुँच जाता है, ठीक है। और फुफ्फुसी धमनी जो है, इसमें कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। एकमात्र ऐसी धमनी जिसमें जो रक्त बहता है वो अशुद्ध रक्त बहता है, वह है फुफ्फुसी धमनी। बार बार एग्जाम में आता है कि किस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, मतलब किस में अशुद्ध रक्त बहता है, तो ये दे देगा फुफ्फुसी शिरा दे देगा। कहीं शिराओं में अशुद्ध बहता है, तो क्यों गलत करें हम, लेकिन नहीं, शिराओं में जो है अशुद्ध रक्त बहता है दोस्तों, लेकिन जो फुफ्फुसी धमनी होती है ना, इसमें भी अशुद्ध रक्त ही बहता है, याद रखिएगा बस। फिर यहाँ से पंप करता है, कहाँ आता है, फेफड़े में आता है दोस्तों। फिर यहाँ पे क्या होता है इसका, यहीं पे जो है इसका शुद्धिकरण शुरू होता है। फिर यहीं पंप किया जाता है, टक्ची बहुत तेज़ से पंप होता है, ठीक है ना। जब यहाँ पंप हो जाता है, पंप होने के बाद यहाँ से फिर उछलता है, कहाँ पहुँचता है, फुफ्फुसी शिरा में। ये फेफड़ा क्या करता है, इसको पंप करके जब शुद्ध कर देता है तो इसको भेज देता है फुफ्फुसी शिरा में, एकमात्र शिरा जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। क्या कहता है, शुद्ध रक्त बहता है दोस्तों। यहाँ पे रक्त शुद्ध हो गया फेफड़े में, अब शुद्ध हो गया कहाँ आ गया, फुफ्फुसी शिरा में आ गया। तो याद रखिएगा, फुफ्फुसी शिरा एक ऐसी शिरा है, हालांकि सारी जो शिराएँ होती हैं, सारी शिराओं में जो रक्त होता है वह अशुद्ध होता है, लेकिन एकमात्र शिरा फुफ्फुसी शिरा होती है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है दोस्तों। बस
फुफ्फुसी धमनी जो होती है अशुद्ध रक्त ले जाती है, और लेकिन फुफ्फुसी जो शिरा होती है वह शुद्ध रक्त ले जाती है। ठीक है ना। कहाँ पहुँचा? शरीर से दायां आलिंद, वहाँ से दाहिना निलय, फिर वहाँ से फुफ्फुसी धमनी द्वारा कहाँ पहुँच गया? फेफड़े में पहुँच गया, यहाँ शुद्ध हो गया, यहाँ से फुफ्फुसी शिरा द्वारा कहाँ पहुँच गया? फिर बायां आलिंद में आ गया दोस्तों। कहाँ आ गया? बायां आलिंद में आ गया, लेफ्ट ऑरिकल में आ गया। ठीक है, बायां आलिंद में आ गया। फिर यहाँ से जब बायां आलिंद में रक्त आया, शुद्ध रक्त आ रहा है, ये शुद्ध रक्त आ रहा दोस्तों, यहाँ देखिएगा। फिर यहाँ से मिस्ट्रल बाल्ब लगा हुआ है। कौन सा बाल्ब लगा? मिस्ट्रल बाल्ब। यहाँ कौन था? त्रिवलनी का पार्ट था। यहाँ पे दाहिना साइड त्रिवलनी का पार्ट था, लेकिन बायां साइड क्या है? मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व दोस्तों। फिर वहाँ से रक्त कहाँ पहुँच गया? ये पहुँच गया बायां निलय में, लेफ्ट ऑरिकल पहुँच गया। फिर वहाँ से क्या हुआ? महाधमनी, महाधमनी से होते हुए कहाँ पहुँच गए? फिर शरीर में विभिन्न भागों में शुद्ध रक्त का संचार हो गया दोस्तों। ठीक है, मतलब शरीर में जब ब्लड शुद्ध रक्त मतलब क्या समझ रहे हैं? उसमें कार्बन डाई की अधिकता हो गई और तमाम जो गैसेज हैं उसमें मिल जाती हैं। ठीक है, बस यही हमारा जो प्रोसेस चलता है। मतलब सबसे पहले प्रोसेस यहाँ जो चलता है वह यहाँ शरीर से होकर जाती है दाहिना निलय में, दाहिना आलिंद में, फिर दाहिना आलिंद से दाहिना निलय, फिर वहाँ से फुफ्फुसी धमनी द्वारा फेफड़े में, फेफड़े से फुफ्फुसी शिरा द्वारा शुद्ध रक्त लेके आती है दायां आलिंद में, मतलब दायां आलिंद में, फिर दायां आलिंद से मिस्ट्रल मतलब वाल्व क्रॉस करती है, फिर वहाँ से आती है बायां निलय में, फिर माँ धमनी में ब्लड पहुँच जाता है, माँ धमनी से होकर कहाँ पहुँचता है? शरीर में ब्लड आ जाता है दोस्तों। बस इतनी बात याद रखिएगा तो आप लोगों का कन्फर्म हो जाएगा कि मानव शरीर में रक्त का प्रवाह कैसे होता है, किस प्रकार से एक चक्र तरह घूम जाता है। ठीक है ना, याद हो गया आप लोगों को? मज़ा आ गया होगा, मुझे पता है, क्योंकि अब भी याद नहीं होगा तो कब याद होगा। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा मोबाइल आप लोग घुमा लीजिएगा। अब बताना यहाँ पे है कि मानव रुधिर, जो मानव रुधिर है ना, उसमें क्या क्या चीज़ पाया जा रहा है दोस्तों। मानव रुधिर किससे बना मिलकर? तो मानव रुधिर में क्या होता है? 55% प्लाज्मा होती है, और रुधिराणु होते हैं कितनी परसेंट? ब्लड कार्पल्स होती हैं 45%। जो मानव रक्त होता है, ब्लड क्या होता है? ब्लड जो होता है BLOOD ब्लड। तो ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा होती है 55%। पूछता है बार बार एग्जाम में कि ब्लड में कितनी प्लाज्मा होती है, याद रखिएगा इसको। एकदम फैक्ट पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, बाहर जा नहीं सकता। तो प्लाज्मा होती है 55%, रुधिराणु कितने होते हैं? 45% रुधिराणु होते हैं दोस्तों। और देखो प्लाज्मा में क्या क्या संग होता है, प्लाज्मा में क्या क्या मिला होता है, ये देखना जरूरी है। ठीक है ना, प्लाज्मा में अब क्या क्या मिला होता है दोस्तों। तो प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा में होता है जल होता है 91%। क्या ये पूछता है? बिल्कुल पूछ चुका है, एकदम एग्जाम पूछ चुका है। ब्लड में 55% प्लाज्मा होती है, ये भी पूछ चुका है। और प्लाज्मा में कितनी परसेंट जल होता है, ये भी पूछ चुका है। 91% जल होता है दोस्तों, 91% जल होता है। और एक मतलब क्या और क्या होता है इसमें? प्लाज्मा में और क्या होता है? 91% जल होता है, फिर कार्बनिक पदार्थ होते हैं कुछ, और कुछ मात्रा में क्या होते हैं? अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा में 91% जल होता है, कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, इससे मिलकर बनती है प्लाज्मा। ठीक, अब आते हैं हम लोग रुधिराणु। जो ब्लड कार्पल्स कैसे बन रही थी? ब्लड कार्पल्स जो होती है उसमें क्या होती है? प्लेटलेट्स। बस जब बुखार आता है, डेंगू पकड़ता है लोगों को, क्या डॉक्टर बोलता है? भैया तुम्हारे प्लेटलेट्स गिर गई। प्लेटलेट्स क्या हो गई? गिर गई प्लेटलेट्स, मतलब डाउन हो गई प्लेटलेट्स, बहुत डाउन हो गई। यानी तुम्हारा ब्लड जो कैसा हो गया? पानी की तरह हो गया, मतलब गाढ़ा द्रव नहीं रह गया, क्योंकि उसमें क्या हो गई? प्लेटलेट्स से ही घट गई। जब प्लेटलेट्स घट गई दोस्तों, इसका मतलब ब्लड कैसा हो जाता है? थोड़ा पतला हो जाता है ब्लड। पतला होने का मतलब क्या होता है? व्यक्ति को कमजोरी आ जाती है और व्यक्ति गिरने लगता है, सही चल फिर नहीं सकता वो व्यक्ति। ठीक है, तो उसको ड्राई फ्रूट खिलाया जाता है, कीवी होती है, ड्राई फ्रूट होता है, ये सबको बहुत तेज़ से खिलाया जाता है ताकि बहुत तेज़ से ब्लड बढ़े और अपने ताकत में आ जाए नॉर्मली तौर पे। ठीक है, और बाकी देखा जाए तो जब प्लेटलेट घटती है, डॉक्टर डेक्सोरेंज जो मतलब एक शीशी होती है उसको पीने का सलाह देते हैं, जिसमें फोलिक एसिड, विटामिन B12 होती है। ठीक है, मिक्सचर होता है सारी विटामिनों का, बहुत ही अच्छा उसमें कैलकुलेशन होता है। जब कमजोरी आती है तो लोग उसको पीते हैं ताकि उसमें कुछ शक्ति आ जाए, क्षमता आ जाए। ठीक है, देखिए तो ब्लड कार्पल्स में क्या होता है? प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट्स होती हैं इसमें। और क्या होता है? लाल रुधिराणु यानी कि RBC होता है, रेड ब्लड कार्पल्स होती हैं। इसके बाद श्वेत रुधिराणु भी होता है दोस्तों। ठीक है ना, जो लाल रुधिराणु होता है वो ब्लड को कैसा करता है? गाढ़ा लाल करता है। ठीक, लेकिन श्वेत रुधिराणु क्या होता है? श्वेत जो रुधिराणु होता है मतलब WBC होती है, वाइट ब्लड कार्पल्स होती है, ये सुरक्षात्मक जो है आवरण तैयार करती शरीर को होती है, मतलब शरीर की सुरक्षा करती है। जो विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं उससे लड़ने की क्षमता कौन देता है?
तो WBC देता है। 4 से 5 दिन तक जीवन काल इसका होता है, जबकि इसकी जो जीवन काल होती है RBC की वह 120 के आसपास पहुंचती है। ठीक है, दिन। ठीक, याद रखिएगा, इसको मत भूलिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो WBC होती है, देखिए WBC कितनी जगह होती है? WBC 2 प्रकार की होती है दोस्तों। WBC 2 प्रकार की होती है। पहला क्या है? कणिकामय श्वेत ऋणाणु, मतलब इसको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। इसमें क्या क्या मिला होता है? इसमें मिला होता है दोस्तों इओसिनोफिल्स होती है। जो कणिकामय श्वेत ऋणाणु होता है, कणिकामय श्वेत ऋणाणु, इसमें क्या होती है? इओसिनोफिल्स होती है और बेसोफिल्स होती है। और क्या होता है? होता है न्यूट्रोफिल्स। मतलब इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है। किसमें? ये होता है कणिकामय जो श्वेत ऋणाणु होते हैं उनमें पाई जाती है। एक होता है कणिका विहीन श्वेत ऋणाणु। क्या होता है? कणिका विहीन श्वेत ऋणाणु होते हैं। कणिका विहीन श्वेत ऋणाणु होते हैं दोस्तों। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, 2 चीज़ पाई जाती है। मतलब श्वेत ऋणाणु जो होते हैं WBC 2 प्रकार की होती है। एक कणिकामय श्वेत ऋणाणु और होता है कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु। ठीक है ना? तो जो कणिकामय होता है उनमें इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और क्या होती थी? न्यूट्रोफिल्स। लेकिन जो कणिका विहीन था उसमें क्या होती? लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। बस इतनी बातें रखिएगा, इतनी बात यही पूछेगा। ये है मानव शरीर, मानव रुधिर के घटक थे सब। ठीक है ना? मानव जो है रुधिर घटक क्या है? प्लाज्मा है, रुधिराणु है। प्लाज्मा में क्या होता था? 91% जल था, कार्बनिक पदार्थ होते थे। और देखिए बहुत तेज़ी से रुधिराणु होते थे जी। ठीक है ना? ब्लड कार्पल्स में क्या होता था? प्लेटलेट्स होती थी और WBC और RBC होते थे। ठीक है ना? अब WBC 2 प्रकार की होती थी, कणिकामय और कणिका विहीन। ठीक है ना? जो कणिकामय जो थी उसमें क्या था? इस इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स था। और जो कणिका विहीन थी उसमें क्या था भाई? लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स थी। ठीक है, याद हो गया होगा आप लोगों को। देखिए इसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट चार्ट पे। ठीक, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? किस तरह से हमारा ब्लड जो है फेफड़े में जाता है और किस प्रकार शुद्ध होकर शरीर में फैलता है। उसमें ऑक्सीजन आ जाती है और ऑक्सीजनित जो होती हैं शुद्ध रक्त हमारे शरीर में फैल जाता है फेफड़े में पंप होने के बाद। उससे पहले उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और तमाम चीज़ मिली होती थी। हम लोगों ने वहाँ देख लिया। इसके बाद हम लोग देख लिया अभी जस्ट देखे तुरंत कि हमारा ब्लड में कैसे कैसे मतलब संयोजन होता है, प्लाज्मा कितनी होती है, कितने ऋणाणु उसमें होते हैं। ठीक है ना? ये हम लोगों ने देख लिया। और हम लोग अब आ जाते हैं किसी शरीर के बाहर रक्त जो है चढ़ाने के लिए। कह रहा है कि किसी शरीर में जो है रक्त चढ़ाने के लिए रक्त समूह के विशेषज्ञ की जांच करती है। मतलब देखते हैं हम लोग जब कोई बीमार पड़ता है या शरीर में ब्लड की कमी आती है, जब डॉक्टर में जाते हैं तो डॉक्टर सलाह देता है कि हमें ब्लड चढ़ाना है। क्या करना है? ब्लड को चढ़ाना पड़ेगा, यानी आप लोग ब्लड लाइए। तो सबसे बड़ी बात होती है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति ब्लड नहीं दे सकता। ठीक है, पहले जाँच होती है। अगर ब्लड मैच कर जाए ब्लड ग्रुप तो वो दे सकता है, अगर मैच नहीं करता है तो नहीं दे सकता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति में अगर मैच न किया ब्लड दे दिया जाए तो ऐसी स्थिति में जो है जो मरीज है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, ये समस्या है उस सामने। मतलब ब्लड जम जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, तमाम चीज़ें होती हैं। तो ब्लड को क्या करना पड़ता है? जांचना पड़ता है कि तुम्हारा ग्रुप जो है ब्लड का वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है दोस्तों। तो अब देखिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन दे सकता है, कौन कौन दे सकता है ब्लड। ठीक है, देखिए रक्त समूह अगर ए है किसी का तो क्या करेगा? वो ए वाले को देगा, बी वाले को नहीं देगा दोस्तों, बी वाले को नहीं देगा। ए बी को भी दे सकता है और ओ को नहीं दे सकता। यानी कि ए वाला जो है किसको देगा? ए को भी देगा और ए बी को भी देगा। बी और ओ को नहीं दे सकता ब्लड। बस याद रखिएगा इस तरह से कि ए जो है ए को भी दे सकता है और ए बी को देगा, बी को नहीं देगा क्योंकि बी से कोई मतलब नहीं है, ओ को नहीं देगा, उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस प्रकार जो बी वाला है किसको देगा? या ए को नहीं देगा, किसको देगा? बी को देगा। बी वाला बी को देगा और किसको देगा? ए बी को देगा। बी और ए बी को देगा ए बी। ठीक है, और ओ को नहीं देगा। जो ब्लड ग्रुप जिसका बी है वह बी को दे सकता है ब्लड और ए बी को दे सकता है, ओ और ए को नहीं दे सकता। और जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है या न तो ए को देंगे, न तो बी को देंगे और न तो ओ को देंगे, केवल दे सकते हैं किसको? ए बी को। मतलब ए बी वाला केवल ए बी को ही ब्लड अपना
दे सकता है। इसको बोलते हैं सर्वग्राही। ए बी जो क्या है, सर्वग्राही है, मतलब चाहे कोई ब्लड ग्रुप हो, चाहे ए हो, बी हो, ए बी हो या ओ हो, सबका ब्लड ले लेता है ए बी वाला। बहुत चालाक है, मतलब अगर ए बी ग्रुप वाले को अगर कोई घटना हो जाती है, दुर्घटना होती है, तो इसको ब्लड चढ़ाने के लिए कोई जांच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी ब्लड का ग्रुप रहेगा उसको क्या करेगा, मैच कर जाएगा। ठीक। और ओ जो बेचारा है, ओ, इसको बोलते हैं सर्वदाता। क्या बोलते हैं, सर्वदाता। एग्जाम में आता है सर्वग्राही कौन सा है, तो ए बी है। सर्वदाता कौन सा है, तो ओ है सर्वदाता। सबको देता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, सी को दे सकता है, और मतलब ए बी को भी कर सकता है और ओ को भी दे सकता है। मतलब ए को भी, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी दे सकता है दोस्तों। मतलब सर्वदाता है ब्लड ग्रुप ओ। लेकिन जब परीक्षा में आता है तो ओ नहीं आता सीधे सीधे, वो पूछता है कि सर कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबको दिया सकता है, तो देता है कि ओ है, ओ प्लस है, ओ निगेटिव है, या इनमें से कोई नहीं है। तो ओ निगेटिव जो होता है ना, वो ब्लड जो होता है बिना जांच को भी हम किसी को दे सकते हैं। ठीक है, कौन सा, ओ निगेटिव वाला, याद रखिएगा। और इसको देखो, एक थे बर्नस्टीन जो थे 1924 में क्या कहे थे, ए बी ओ रुधिर वर्ग मनुष्य का एक आनुवंशिक लक्षण है। मतलब ए ब्लड है, बी है या फिर ओ है, यह मनुष्य क्या है, आनुवंशिक लक्षण है, बताया था बर्नस्टीन ने। जनक माता पिता के रुधिर वर्ग का उनके संतानों में प्रकटन चार्ट दिखाया गया है कि जनक जो माता पिता होते हैं उनके संतानों में उनके गुण कैसे आता है दोस्तों, इस बात को बताया गया है। ठीक है, देखिए एक चार्ट द्वारा हम लोग समझ लेते हैं इसको कि कैसे ये संभव है। छोटा कर लेते हैं ताकि एक बार में आ जाए समझ में। ठीक है ना, देखिए तो ये कह रहे हैं कि माता पिता का अगर रुधिर वर्ग कैसा है, ओ है, माता का भी ओ है और पिता का भी ओ है, तो संतान में संभव है कि ब्लड ग्रुप ओ भी आ सकता है और ए बी मतलब ए या बी या ए बी नहीं आ सकता। ये क्या होगा, ये नहीं आएगा। मतलब केवल अगर ओ दोनों का है तो ओ ही ब्लड ग्रुप होगा बच्चे का। ठीक है ना, ए बी और ए बी दोनों ये सब नहीं हो सकते ब्लड ग्रुप, ना तो ए होगा ना तो बी होगा ना तो ए बी होगा। ठीक है, अगर देखा जाए कि माता का ब्लड ग्रुप क्या है, माता का ओ है, पिता का ए है, या फिर माता का भी ए है और पिता का भी ए है, अगर ऐसी स्थिति है, यानी दोनों कैसा है, दोनों का ब्लड ग्रुप या तो मतलब ओ है, ए है, या फिर दोनों का ए है, तो ऐसी स्थिति में संभव है कि ओ और ए दोनों ग्रुप बन सकता है। अगर ओ और ए है तो भी ओ भी बन सकता है और ए भी बन सकता है, और ए है तो ए बन सकता है और ओ भी बन सकता है। ठीक है ना, अगर ओ ए है तो ओ बनेगा, अगर क्या बनेगा, अगर ए है तो ए वाला बनेगा, ए बनेगा। ठीक है ना, अगर ए ब्लड ग्रुप है तो ए बन सकता है, और अगर ओ और ए है तो ओ बनेगा पहले। ठीक है, ब्लड ग्रुप संभव है, लेकिन बी और ए बी संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पे बी का जिक्र था ही नहीं। ठीक, तो इसलिए बी वाला संभव नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं केमिस्ट्री इसकी, कि अगर माता का ब्लड ग्रुप कैसा है, ओ और बी हो या फिर बी हो, बी क्रॉस बी हो, दोनों का बी हो, तो जो संभव होगा संतान में वह ओ भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ए और ए बी संभव नहीं है क्योंकि ए इसमें कहीं भी है नहीं, इसलिए ये संभव नहीं है। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल, कि मतलब जो यहाँ पे है वही संभव यहाँ पे है, उससे अलग अगर कुछ नया आ रहा है तो संभव नहीं है दोस्तों। ठीक, अब आता है यदि माता का ए है, पिता का बी है ब्लड ग्रुप, तो जो बच्चे का जो गुण होगा वह ओ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। इन चारों में से कोई भी लक्षण बच्चों में आ सकता है, मतलब उनका ब्लड ग्रुप जो है इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, और देखिए जब माता का ओ है और पिता क्या है, ए बी है, अगर ऐसा होता है तो जो बेटे का ग्रुप होता है वह ए और बी दोनों हो सकता है, लेकिन ओ नहीं होगा, ओ नहीं होगा। मतलब ओ अगर माता का है, अगर पिता का ए बी है, तो जो बच्चे का होगा ब्लड ग्रुप वह ए और बी हो सकता है, लेकिन ओ नहीं होगा। ये मैं सोचेगा कि यहाँ पे ओ है तो यहाँ भी ओ होगा, ना ना ना, ऐसा नहीं होगा। बस यही याद रखने की जरूरत थी। ठीक है, और ओ और ए बी संभव नहीं है, संभव क्या है, ए या बी। ठीक है, अब और उसके नीचे जब आते हैं हम लोग देखते हैं कि अगर माता का ए है, पिता का ए बी है,
या फिर माता का बी है, पिता का ए बी है, मतलब ए बी दोनों है, तो संभव है कि बच्चे का ग्रुप कैसा हो, ए बी हो सकता है, बी भी हो सकता है, या फिर ए बी दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ओ नहीं संभव है, ओ पॉसिबल नहीं है, ओ इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। ये है पूरा ब्लड ग्रुप का सिस्टम। इसको सही से आप लोग पढ़ जाइएगा, रट जाइएगा, याद कर लीजिएगा। समझ में आ गया होगा, विश्वास करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये पूरा सिस्टम समझ में आ गया होगा, किस तरह से ब्लड मतलब जा रहा था ऊपर नीचे, ठीक है। और शरीर कैसे जो है उच्चमा शिरा से होते हुए अलिंद में, अलिंद से निलय में, फिर यहाँ से फेफड़ा में पहुँचता था, फेफड़े से फुफ्फुसी धमनी द्वारा पहुँचता था, फुफ्फुसी शिरा द्वारा वापस आता था, बायां अलिंद दायां अलिंद होते हुए शरीर में आ जाता था, ठीक है ना। बस इतना यहाँ था। यहाँ हम लोग और पढ़े थे यहाँ पे कि जो हमारा ब्लड शरीर होता है इसमें प्लाज्मा रुधिराणु बना होता है, 55% प्लाज्मा होती है और रुधिराणु होता है 45%। प्लाज्मा में क्या होता है, जल 91% होता है, कार्बनिक पदार्थ मिले होते हैं। इसी प्रकार WBC मतलब कि जो रुधिराणु हमारे होते हैं उसमें प्लेटलेट्स लाल रुधिर मतलब कि RBC और WBC होती हैं। WBC दो प्रकार की होती थी, कणिकामय और कणिकाविहीन होती थी। कणिकामय जो होती थी उसमें इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स थे, और जो है हमारा कणिकाविहीन जो थी उसमें लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स थे, ठीक है। इस प्रकार मतलब कि कार्बल्स हुआ करती थी। और हम लोगों ने भी यहाँ पढ़ लिया, ब्लड ग्रुप पढ़ लिया भाई। ब्लड ग्रुप में कैसे ए रक्तदाता समूह होता है, तो वो किसको दे सकता है, ए को देगा और ए बी को देगा, बी को और ए बी को मतलब बी को और ओ को नहीं देगा। इसी प्रकार जो बी था वो बी को दे सकता था और ए बी को दे सकता था, मतलब ए और ओ को नहीं देगा। और ए बी जो था वो किसी को नहीं मतलब दे सकता, केवल ए बी केवल ए बी को दे सकता है, बाकी किसी को नहीं दे सकता था। और ओ जो है वह किसको सकता था, सबको देने वाला मतलब सर्वदाता, सर्वग्राही कौन सा है, ए बी है। सर्वदाता कौन सा है, सर्वदाता जो है वो ब्लड ग्रुप था, ठीक है ना। और हम लोगों ने यहाँ देखा कि किस प्रकार से मतलब कि माता का रुधिर का, पिता का मतलब ब्लड ग्रुप है, किस प्रकार बच्चों में आ जाता है दोस्तों। बस इतनी क्लास थी, इन्जॉय किया होगा आप लोगों ने, मज़ा आया होगा आप लोगों को, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर चैनल मतलब ठीक ठाक लगा हो, क्लास की ठीक ठाक लगा हो, तब सेटिस्फेक्शन अगर आपको हुआ है तब सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर नहीं हुआ हो तो कमेंट कर दीजिएगा कि आप इसमें अभी क्या करो, इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत आपको है। ज़रूर कमेंट करिएगा आप लोग, लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, ये आप लोगों का अधिकार है दोस्तों, ठीक है। उसी के अनुसार अपना नाम क्लास क्या करेंगे, चेंज करते रहते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। बस एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए, मस्ती करिए आप लोग, बस। जय हिंद।